नमस्कार दोस्तों। आज के मेरे भारत के पॉडकास्ट में मेरे जो मेहमान है वो है वाइस एडमिरल, रिटायर्ड वाइस एडमिरल ऑफ द इंडियन नेवी ऑफ द वेस्टर्न कमांड, जिसको स्वॉर्ड आर्म ऑफ द इंडियन नेवी भी बोला जाता है, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा। शेखर सर के पास वाइड कॉम्बैट एक्सपीरियंस, वॉर टाइम एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस लीड किए हैं। वन ऑफ देम इज 1988-89 का जो LTT वॉर, लिबरेशन ऑफ तमिल, उसमें सर ने इंडियन ओशन में नहीं। उसके बाद सर जो आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे G20 के ऊपर जो हाल ही में हुआ था, DRDO के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर, और भारत जो देश है उसकी छवि आज दुनिया में कैसी है और क्या बन रही है, उसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी नई जानकारी जानने को मिलेंगी। जय हिंद दोस्तों, चाय पर भारत की चर्चा में आपका स्वागत है। ये है भारत का पॉडकास्ट भारत के लिए। हमारे देश में यूजुअली ये होता है कि चाय पे देश की चर्चा होती है, तो वही सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मेरे पॉडकास्ट पे है भारतीय नौसेना के रिटायर्ड वाइस एडमिरल ऑफ द वेस्टर्न कमांड शेखर सिन्हा सर। नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने पॉडकास्ट पर मुझे बुलाने के लिए, और बहुत खुशी है कि आप ये एक अच्छी चीज़ शुरू कर रहे हैं। हम जो भारत के डायस्पोरा है यहाँ पे उनके लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों का मैं सही और सटीक उत्तर दे सकूँगा। सर, शुरू हम इससे करेंगे कि आप थोड़ा अपने भारतीय नौसेना का एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि शेखर सिन्हा सर वाज आल्सो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो अभी ऑलमोस्ट सर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसा है वो पोजीशन। तो सर थोड़ा उसके बारे में आप बता सके तो। देखिए, कहानी तो बहुत पुरानी है, तो उतना मैं हिस्ट्री में कम जाऊंगा, लेकिन ये बता दूं कि मैं नेवल एकेडमी ज्वाइन किया था बहुत कम उम्र में, और 20 साल की उम्र के पहले मैं कमीशन्ड ऑफिसर हो गया था नेवी में एज अ पायलट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट इन द नेवी। तो उस समय से हमारे करीब ज्वाइन करने के बाद से समझिए करीब 42 साल की जर्नी है हमारी। ये यात्रा हमारी 42 साल की है, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे काम करने का मौका मिला जिसमें कि जिसको कहते हैं कि ब्लड फ्लो, एड्रेनलिन काफ़ी तेज़ हो जाता था। एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं हमारे विक्रांत और विराट, उसके ऊपर से करीब 20 साल हमने फ्लाइंग करी, और कुछ ट्रेनिंग के लिए हम इंग्लैंड भी गए, वहाँ भी करीब 2-2.5 साल रह के आए। मैं प्रशिक्षक भी था, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बाद में जो है जब आप सीनियर हो जाते हैं तो फिर इतनी एक्टिव जॉब में आपको ऑपरेशनल जॉब में थोड़ा कम मौका दिया जाता है। अब तो शिप कमांड करते हैं आप, और समंदर में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हम हैं तो नेवल ऑफिसर। तो उस सिलसिले में हमें काफ़ी मौका लगा भारतवर्ष के मंत्रियों के साथ, कैबिनेट के साथ मिलकर काम करने का। तो अभी आपने एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में पूछा है, तो आजकल तो CDS हो गए हैं, उस समय CDS नहीं था। तो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का काम करीब वही था, जो चार्टर ऑफ ड्यूटी है वो वही था, लेकिन अब उस काम को पूरा करने के लिए सरकार ने और काफ़ी कुछ सहूलियत पैदा कर दी है। तो ये एक बहुत ही क्या बताऊं, बहुत एजुकेटिव था मेरे लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप किसी भी सैनिक मुख्यालय के अंदर नहीं आते थे। आपके बॉस जो है वो रक्षा मंत्री होते थे। तो जितनी कुछ एक्विजिशन होती थी तीनों सेनाओं की, वो हमारे हेडक्वार्टर के थ्रू होता था, और हम एक टीम थी हमारी जो कि उसको देखती थी कि क्या यह सचमुच आवश्यक है, और क्या वो उनको जो भारत सरकार बजट देगी उसके अंदर ये ख़रीद सकेंगे कि नहीं खरीद सकेंगे, और कितना टाइम लगेगा ख़रीदने में। तो उसके पहले हम एक उसको कहते हैं एक एनवायरनमेंट स्कैन, इफ़ आई मे यूज़ सम इंग्लिश। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष पर क्या क्या खतरा है अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। और उसमें हम खुद ही नहीं करते, हम बड़े बड़े थिंकर्स जो हैं देश में, जो इकोनॉमिस्ट हैं,
जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, फ़ौज के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सर्विंग ऑफिसर हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन लोगों को बुला के हम 2-3 दिन तक काफ़ी मंथन करते हैं और उसके बाद हम एक एनवायरनमेंट स्कैन बनाते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि अगर इस थ्रेट्स को हमें भारतवर्ष को अगर हैंडल करना है तो हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो हम तीनों सेनाओं के जो वाइस चीफ्स होते हैं उनको हम बुलाते थे और जो मेरा जॉब था उसमें हम वाइस चीफ्स कमेटी के हम चेयरमैन हुआ करते थे। तो उनको कहते थे कि भाई देखो ये थ्रेट है, अब ये बताओ कि तुमको क्या एसेट चाहिए और क्या तुमको क्रिएट करना चाहिए और इस बजट में। तो वो धीरे धीरे अपना हमारे पास लेके आते थे। फिर हम उसमें थोड़ी कटाई छटाई, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया होता था कि भारत सरकार कितना पैसा देने वाली है, तो एक वो बहुत कुछ सीखने को मिला। सरकार के दिमाग में क्या ज़्यादा होता है, सरकार कहाँ पे कट करना चाहती है, कहाँ पे ऐड करना चाहती है, किस तरह की क्षमता चाहती है। अगर वो क्षमता हम नहीं कर सकते हैं तो हमें और क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास हार्ड पावर नहीं हो तो डिप्लोमेसी पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना होता है, हमें दोस्त थोड़े ज़्यादा बनाने होते हैं। अच्छा। तो डिप्लोमेट जो होते हैं, एम्बेसडर्स, हमारे थोड़े अच्छी लैंग्वेज में, फ्लारी लैंग्वेज में ज़्यादा दोस्ती बनाते हैं ताकि लड़ाई का चांस जो है वह कम हो जाए। अच्छा। तो हमने वो एक सीखा कि लड़ाई, हमारी तैयारी जो है, पहले हम जब शुरू में हम ज्वाइन किए थे उस समय हमारे पास समझिए कि हम सिर्फ एक एडवर्सरी के लिए करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो ये दो एडवर्सरी हो गए, इसलिए 2 फ्रंट वॉर बोलते हैं आजकल। अच्छा। तो उसकी तैयारी के लिए ये देखना ज़रूरी था कि क्या हम दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि तीनों सेनाओं को ज़रूरत पड़े या 2 सेना को ज़रूरत पड़े, तो क्या हम एक साथ उसकी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो उसमें 2 चीज़ होती थी, एक तो हमें एक कॉस्ट का बेनिफिट होता था और फिर हम थोड़ा नेगोशिएट कर सकते थे मैन्युफैक्चरर से। क्वांटिटी को लेके आप थोड़ा यू कैन ब्रिंग डाउन द प्राइसेस एज इकोनॉमी ऑफ स्केल में। तो ये सब थोड़ी बातें सीखने को मिली कि आप इकोनॉमी को कैसे डिफेंस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके एक भारतवर्ष के एक क्या बताया जाए सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। तो सर, अगर वही देश के सुरक्षा के लिए जो हम लोग, जैसे मान लीजिए न्यूज़ में बहुत चल रहा था राफेल डील के बारे में, तो और मैंने ये भी सुना था कि राफेल प्लेन्स हमने और जेट्स हमने पहले भी प्रोक्योर किए, बट जो हुआ था 2-3 साल पहले वो न्यूज़ में बहुत चर्चा में रहा था। तो सर, आप कुछ राफेल डील के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये जो है, जब हमारे वायुसेना की स्क्वाड्रन की जो नंबर से वो कम होने लगी, वायुसेना का कहना है कि उनको 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए, 42, लेकिन वो समय के साथ साथ टेक्निकल लाइफ ख़त्म होने लगती है और वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है फ्लाई करना। मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद आपको उड़ने नहीं देगा, कहेगा कि नहीं, इसकी टेक्निकल लाइफ इतनी है, ख़त्म हो गया अभी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं उसमें गैस टरबाइन इंजन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइफ तो जल्दी ख़त्म होता है, आप तो इंजीनियर, आप जानते हैं ज़्यादा। तो ये इसलिए एक प्रोग्राम बनाया उन्होंने जिसको कहते थे MMRC है, वो जो है मीडियम मल्टी रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो उस प्रोग्राम के तहत एयरफोर्स ने 4-5 जहाज़ों का इवैल्यूएशन किया, उनके टेस्ट पायलट्स उसको फ्लाई करते थे, उसका फिर वो कहाँ तक जा सकता है, कितना लोड ले जा सकता है, उन सब चीज़ों को वो देख रेख करते, उसकी कहानी थी वो। अच्छा। तो उसमें उन्होंने 4-5 जहाज़ को इवैल्यूएट किया। उसमें F-16 भी था, उसमें F-18 भी था, उसमें ग्रिपेन भी था, और उसमें टाइफून भी था, और उसमें रफाल भी था। तो उस समय जब बड़ी लंबी चौड़ी क्या बताएं उसको, परीक्षण हुआ उसका। हालांकि मैं नेवी में था, चूँकि मैं भी पायलट हूँ, तो हमें भी कुछ उड़ाने का मौका मिल गया उसमें। तो उन्होंने सरकार से कहा कि भाई इसमें से टेक्निकली जो है सबसे अच्छा जहाज़ जो है वो रफाल है। उस समय जितने उन्होंने टेस्ट किए थे, और हमारे ख्याल से अभी भी टेक्नोलॉजी वाइज इट इज़ दी मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन, 2 इंजन वाला जी। तो लेकिन वो जो कॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, इट वॉज मोस्ट एक्सपेंसिव। टेक्नोलॉजी हैज़ गॉट अ प्राइस, सो यू नो दैट इज़ वाई इट वॉज कॉस्ट एक्सपेंसिव।
तो काफ़ी कुछ आगे पीछे करते करते कांग्रेस की सरकार ने कुछ नेगोशिएशन शुरू किया, और उस नेगोशिएशन में जो भी प्राइस वगैरह हुआ तो वो फिर जो है मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि एक तो उन्होंने देखा कि इनके बजट के बाहर की चीज़ है, और हो सकता है कुछ और भी कारण हो जो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। चूँकि मैं तो एसोसिएटेड था उस समय, मैं यही जॉइंट सर्विस हेडक्वार्टर का बॉस था, तो काफ़ी कुछ पता लग जाता था। लेकिन एनीवे वो फेल हो गया और कांग्रेस की सरकार जो है, इलेक्शन आ गया और कांग्रेस की सरकार हार गई। तो जब ये सरकार नई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार बनी, तो इनका जो है इनका विज़न जो है वो भारत को सुरक्षित करने का एक बहुत अच्छा, वो चाहते हैं कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हों, अच्छा ताकि हम वी शुड टॉक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा हम डर के नहीं किसी से बात करें, हम जब जाएं तो हम टेबल पर ऐसे थंब करके जाएं कि हम एक मजबूत देश हैं, अच्छा हमसे अगर पंगे लोगे तो हम तुम्हें तो ये एक अच्छी चीज़ है। फौज तो चाहती है ऐसी लीडरशिप हो। तो वो इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने कुछ हिसाब किताब लगाया, एयर चीफ्स को बुलाया होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मिनिमम इतने जहाज अभी हमें चाहिए, नहीं तो हमारे हालात बुरे हो जाएंगे। तो जब वो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ताकि कोई बिचौलिया ना आ जाए उसमें। ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। तो गवर्नमेंट G2G बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो जब मोदी साहब अपने पहले ट्रिप में गए फ्रांस, तो वहाँ जो उस समय प्रेसिडेंट थे, ओलांदे थे मेरे ख्याल, तो उनके रहते हुए उन्होंने वहाँ पे कमिटमेंट कर दिया कि हम 36 जहाज़ खरीदेंगे। तो यहाँ पे हल्ला हंगामा इसलिए हुआ कि वो इन्होंने सोचा कि ये प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ है। तो अपोजिशन वाले काफ़ी शोर मचाने लगे कि हमने तो साहब इतने में नेगोशिएट किया था, आप इतने में नेगोशिएट क्यों कर रहे हो, हम लोगों ने कहा था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, आप तो लगता है वो भी नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे प्रश्न थे, इसीलिए पेपर में आप तो जानते हैं प्रेस जो है ऐसी ऐसी मसालेदार समाचारों को ज़्यादा उछालता है। फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वायुसेना के प्रमुख थे, डिप्टी चीफ थे, जिन्होंने पूरा हैंडल किया था, वो गए। ये कभी होता नहीं था। वो गए, यूनिफॉर्म में गए, और वहाँ पे उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस को सारा कुछ वहाँ बताया। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं। तो इसीलिए ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अब इसलिए न्यूज़ में नहीं है कि ये तो हम ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं। हो सकता है फ्रांस वालों ने कहा हो कि आपको हम उतने ही पैसे में दे देंगे, चाहे हो सकता है भारतवर्ष ने ये भी कहा हो कि हमें और जहाज़ों की ज़रूरत है, तो अगर आप पूरे का डील कीजिए और आप उसका अगर फैक्ट्री हमारे यहाँ लगा सकते हैं तो हम लोग बात करें आगे। अच्छा तो मेरे ख्याल बात कुछ वहीं पे अभी लटकी हुई है, अच्छा और इसीलिए भी ज़्यादा कुछ इसकी प्रेस में चर्चा नहीं है। लेकिन वो नेवी के लिए ख़रीदना है। अच्छा हाँ, क्योंकि नेवी की 56 जहाज़ों की रिक्वायरमेंट है। नेवी ने कर रखा है प्रोजेक्ट। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक अपना खुद ही एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनाया है, तो उसके लिए वो लेना चाहते थे। अच्छा तो नेवी ने 2 जहाज़ों को इवेलुएट किया, F-18 हॉर्नेट जिसको कहते हैं, अमेरिका का जहाज़ है, और ये और राफेल। अच्छा तो कैरियर से तो नहीं, लेकिन एक डमी कैरियर बना रखा है उन्होंने गोवा में। अच्छा तो उसके ऊपर पूरे ट्रायल हुए, और नेवी ने ऑब्वियसली भारत सरकार से कहा होगा कि हमें यही जहाज़ चाहिए। अच्छा तो जो चूँकि काफ़ी उसके बारे में बातचीत हुई, मोदी साहब इस बार गए थे तो शायद वो भी चर्चा हो रही थी, लेकिन शायद वो और बाकी कुछ चीज़ों की वजह से वो फाइनल नहीं हो पाया, बट हो जाएगा समय आने पर। तो सर, आपके टेन्योर में आपको कभी कॉम्बैट एक्सपीरियंस हुआ है? देखिए, बिल्कुल लाइव कॉम्बैट एक्सपीरियंस हुआ है। उस समय मैं लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में रैंक होता है, जो मेजर के बराबर है, और उस समय हम श्रीलंका में काफ़ी टेररिज्म का बोलबाला था, LTT 89-88 में। तो उस समय फिर क्या हुआ कि आपको याद होगा कि उस समय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी गए थे जब कोलंबो, तो राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ उनकी एक समझौता हुआ, जिसमें कि जयवर्धने साहब ने कहा कि हमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजो, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं उनको काफ़ी मारपीट हो रही है उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप थोड़ा काबू कर लो।
तो उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, आपको याद होगा कि एक उनके ऊपर अटैक हुआ था। नौसेना का एक सैनिक था जिसने कि अपने राइफल से उनको मारने की कोशिश की। तो खैर वो कुछ हुआ नहीं। तो उस रात को मुझे एक डेपुटेशन में भेजा गया था कोस्ट गार्ड का एक शिप कमांड करने के लिए, जो कि 300 टन का जहाज़ था और काफ़ी फास्ट चलता था, जापानीज़ जहाज़ था वो, इनशोर पेट्रोल वेसल बोलते हैं। तो उस समय मैं पाक बे में ही डिप्लॉयड था। पाक बे जो श्रीलंका और भारत का जो पेनिनसुला है उसके बीच की जो जगह है जहाँ कच्चा तीवू आइलैंड वगैरह है, तो वो पाक बे उसको बोलते हैं, जहाँ की वो राम सेतु आपने सुना होगा बहुत पहले। तो उसी एरिया में तलाई मनार और उस एरिया में मैं पेट्रोल कर रहा था। तो मुझे रात को ही आदेश दिया गया कि पेट्रोल को हम ब्रेक कर दें और भारतीय नौसेना के 10-12 जहाज़ आर्मी के जवान्स को लेकर पहुंच रहे हैं पीस कीपिंग फोर्स के लिए। तो चूँकि उनको वो एरिया थोड़ा देखा हुआ नहीं है और आप वहाँ बहुत दिन से हैं, तो आप जाके उनको ज्वाइन कीजिए और लीड देम इनटू पाक बे, क्योंकि वो जो जहाज़ थे बड़े बड़े थे, उनको नीचे काफ़ी पानी चाहिए था और पाक बे जो है उसकी एंट्री जो है वो थोड़ा शैलो वाटर में है। अच्छा। तो हम चूँकि वहाँ पे बहुत दिनों से हम पानी नाप रहे थे, तो हमें पता था कि किस रास्ते से जाना चाहिए उनको। अच्छा। तो मैं सवेरे 4-5 बजे करीब पहुँच गया। वो जहाज़ में देखा बड़ी 10 जहाज़ एक लाइन में आ रहे थे। तो फ्लीट कमांडर ने आदेश दिया कि नाउ यू आर अंडर माई कमांड और आप लीडशिप बनिए और हमारे सभी जहाज़ों को पाक बे के लीड करके ले जाइए। तो वो तो हो गया। उसके बाद उस समय तक एलटीटी से हमारा झगड़ा नहीं था, लेकिन नवंबर के महीने में साइनाइड पॉइजनिंग केस की लोग चर्चा करते हैं, जिसमें कि जब समझौता हमें लागू करना था तो फिर श्रीलंका नेवी के साथ हमें मिलकर काम करना था, श्रीलंका आर्मी के साथ मिलकर काम करना था। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगा कि हम उनके अगेंस्ट हो गए हैं। पहले हम थोड़े सिंपैथी में थे क्योंकि डीएमके जो है तमिलनाडु में उनकी सिंपैथी थी और भारत सरकार में डीएमके एक बहुत बड़ा भागीदार था इसमें। तो उस ख्याल से उन्होंने सोचा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने फिर भारतीय सेना को मारना पीटना, उनके साथ गोलीबारी, हमारे जहाज़ों को गोलीबारी। तो हम लोग उस समय बड़े एक्शन में थे और उस समय हमारी एक इनकाउंटर हुई। तो हमारे जहाज़ पर भी हमला हुआ और थोड़ा उसमें डैमेज भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने उस चेज़ करके उस जहाज़, उसमें कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 2 नंबर 3 कुछ लोग थे, तो उनकी उसमें मृत्यु हुई। और तो इस तरह से एक वेरी लाइव इनकाउंटर हुआ, जो कि हम देख रहे हैं कि वहाँ गोली चल रही है, यहाँ गोली चल रही है, वहाँ पे फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी गन्स उड़ रहे हैं। पूरी रात लगता था कि दिवाली हो रहा है जाफना एरिया में। और उस क्षेत्र में हमें दिया गया था कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ताकि अपन उनको घेर लें और पेट्रोल भी करते रहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे भी कुछ बहुत सारे सैनिक वहाँ पे शहीद हुए, तो उनको जो है जाफना से निकालने का काम हमारे ऊपर था। तो उनके शव को वहाँ से निकाल के हमने एक हॉस्पिटल शिप बनाया हुआ था, वहाँ ट्रांसफ़र करना था। तो वो थोड़ा 1987-88 की बात है। अच्छा। तो काफ़ी दुखद समय था भारतीय सेना के लिए। और अंत में चलिए हम लोग वहाँ से विड्रॉ कर गए, लेकिन उसमें हमें एक गैलेंट्री अवार्ड भी भारत सरकार ने दिया हमें। तो बहुत 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 सारी चीज़ें याद हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हम काफ़ी दिन तक हिट लिस्ट में रहे उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। और कई साल बाद 2000 ईस्वी में उन्होंने 11 साल के बाद उन्होंने कोशिश करी मेरे ऊपर बम फेंकने की भी। मैं कोलंबस गया हुआ था, तो एक हॉस्पिटल में विज़िट करने गया था किसी को जो कि एडमिटेड थे वो इंजरी के बाद। उस समय तक वो वाइप आउट नहीं हुए थे। अच्छा। मैं वहाँ से निकल के, मतलब समझिए कि 100 गज भी नहीं गया होगा तो वहाँ बम फट गया एक। तो मुझे हाई कमीशन के कुछ लोग थे हमारे साथ, उन्होंने पकड़ के खींच के मुझे गाड़ी में बिठाया और ले गए। कहने लगा कि सर आपको आना नहीं चाहिए था। हमने कहा इसलिए तो आपको साथ लेके आया हूँ। तो था एक एक्सपीरियंस, एक भारतवर्ष का एक ट्राइंग टाइम था, बट ठीक है,
जिंदा हूँ, आज आपके सामने पॉडकास्ट में बैठा हूँ। तो सर आपके एक्सपीरियंस में कोई मतलब शायद ये क्लासिफाई इंफॉर्मेशन हो सकता है, बट कभी आपने किसी स्पाई को या फिर कोई टेररिस्ट को पकड़ा है? स्पाई एज इन मैं बोलूँगा कि मतलब जो आप जानते हो और वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरा मानना है कि कुछ सालों के बाद 25-30 सालों के बाद फाइल्स को डिक्लासिफाई कर देते हैं, तो क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कुछ दे सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि श्रीलंका में जो एक्शन हुआ वो मैंने जैसा आपको बताया कि जुलाई से नवंबर तक चूँकि डीएमके उस समय की सरकार के सिंपैथाइज़र थी, तो उस समय भारत सरकार भी थोड़ा उनके प्रति सिंपैथी थी। तो उस बीच में हमारा हम डिप्लॉयड ही वहीं पर थे पाक बे में, तो हमारा मिलना जुलना हुआ वहाँ के काफ़ी लोगों से। तो वो भी हमें जानते थे और हम भी उनको जानते थे, और दुर्भाग्यवश उसके बाद जो संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, तो हाथ हमारे भी रंगने पड़े। हमारा जो हुक्म है, बस हमें पता नहीं था कि हम कहाँ गोली चला रहे हैं, लेकिन हुई बहुत क्षति भी, दुख भी हुआ, लेकिन हमारा कर्तव्य था वो। कर्मो धर्म भवेत तो कर्म ही करते हैं बस। सर एक इश्यू और आया था थोड़े सालों पहले, 1 रैंक 1 पेंशन, और वो भी मीडिया में बहुत मतलब आया था, वही चलता रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ था सारे चैनल पे। तो आपका नज़रिया क्या है 1 रैंक 1 पेंशन पे? देखिए दीक्षित साहब, ये बहुत आपने एक रिटायर्ड कम्युनिटी के लिए बहुत ही सेंसिटिव प्रश्न है। पहले क्या होता था, जबकि हम लोग सर्विस में थे शुरू में, तो पर्पसली जो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स थे उनका पे, उनके इक्विवेलेंट जो है भारत सरकार में, उनकी पे से कम रखा गया था बाय लॉ। उनको 80% ही मिलता था। दूसरा था कि ऑफिसर रैंक के लोगों को, जवानों को भी, और पेंशन जो था वो 50% ही था, और वो कभी नहीं बढ़ता था। तो ऑफिसर लोग तो चलिए किसी तरह खांच के चला लेते थे, लेकिन हमारे जो बिलो ऑफिसर, जो हमारे सैनिक हैं, जो जेसीओ, एनसीओ, ये लोग जो है, उनकी तनख्वाह तो ऐसे भी कम, अफसरों से कम होती है। तो उनको जब आप 40-50% देंगे, और उनका मान लीजिए तनख्वाह 12,000 थी और आप उसका 4,000 रुपये देंगे, तो उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? और वो जल्दी जाते हैं, उनकी 15 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होती है। तो उस समय तो पेंशन भी नहीं था। जब उनकी 7 साल की नौकरी हुआ करती थी, ये तो मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में जो वार हुआ उसके बाद इसको पेंशनेबल सर्विस किया गया, पहले नहीं था ये हमारे सैनिकों के लिए। तो अब देखिए कि साहब, आप उनका पेंशन जो है वही फिक्स कर दिया जो कि आप जब वो रिटायर किया था, और समय के साथ साथ महंगाई, इन्फ्लेशन, और उसका भी अपना परिवार है, बच्चे हैं, लोगों को चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, मेन तो सोर्स वही है ना। अच्छा। तो फौज ने काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि हर साल आप जो पे कमीशन करते हैं या डीए बढ़ाते हैं, तो हर साल आप रिव्यू कीजिए कि जो लोग अब मान लीजिए इस वर्ष इतने साल की नौकरी के बाद रिटायर कर रहे हैं, तो पे वगैरह काफ़ी बढ़ गया है, तो उनका पेंशन इतना होगा। अच्छा। तो आज से 10-15 साल पहले भी जो रिटायर हुए थे उसी रैंक पर, उतनी ही सर्विस के बाद, उनकी पेंशन आप बराबर कर दीजिए। अच्छा। तो एक रैंक पे जो रिटायर हुए हैं, चाहे कितने भी पुराने हों, उनका पेंशन बराबर होना चाहिए। अच्छा। ताकि वो करंट जो स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, और अपने परिवार को चलाने के लिए वो संभव हो सके। और वो इस समय में कुछ एज्ड भी हो गए हैं, तो मेडिकल वगैरह से भी उनका कुछ खर्च, उसमें पहले मेडिकल का कोई सीन नहीं था, अब तो ECHS हो गया है, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, तो उससे काफ़ी मतलब आसानी हुई है।
ये तो नहीं कहूँगा कि फुल्ली कवर्ड रहता है, लेकिन काफ़ी कुछ राहत मिली है उसमें। अच्छा। तो 1 रैंक 1 पेंशन जो है अभी तक हल्ला हो रहा था 2014 के पहले। तो 2014 में जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, बीजेपी की सरकार, तो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम OROP करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बिल्कुल अपना दम लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं हम देंगे। उन्होंने अवार्ड कर दिया। ये 2014 से मेरे ख्याल जब आए उसी साल उन्होंने अवार्ड किया है। अच्छा। तो 16 से मेरा ख्याल ये हो गया है। तो इनकी मांग थी कि हम हर साल उसको रिव्यू करें। तो चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति देश की उतनी अच्छी नहीं थी और अभी भी नहीं है कि हम इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन कंट्री को दे सके, तो ये 5-5 साल पे अभी रिव्यू होता है। तो हर 5 साल में रिव्यू होता है और जिनकी पेंशन आज के दिन में जो रिटायर करने वाले लोग हैं, मान लीजिए मैं एक सूबेदार मेजर हूँ, तो आज के दिन में जो सूबेदार मेजर की तनख्वाह है वो काफ़ी है, उस 70, 80, 90 हज़ार है, तो उसको 50% मिलेगा, 35,000 मिलेगा। अच्छा। लेकिन आज से 10 साल पहले जो रिटायर किया था उस समय सूबेदार मेजर का पे तो 15-20 हज़ार होता था। अच्छा। तो वो तो 10,000 पर रिटायर किया होगा। अच्छा। तो उसकी जो पेंशन है वो भी 30-40 हज़ार हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अभी भी इनका डिमांड है कि हर साल इसका रिव्यू होना चाहिए। अच्छा। कभी न कभी हो जाएगा, जब हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी तो जरूर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा हुआ है भारतवर्ष के लिए, भारत सैनिकों का मोराल काफ़ी अच्छा हुआ है और जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए सम्मान बढ़ा है सैनिकों का। सर, मैं वापस आना चाहूँगा भारतीय नौसेना का कॉम्बैट एक्सपीरियंस के ऊपर। जब बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया, फ्री कराया गया, तब सर मैंने ऐसा पढ़ा है कि रशिया नौसेना और इंडियन नौसेना का जो तभी एक दोस्ती जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा बड़ा था, या तो फिर इंट्रोड्यूस तभी हुआ था क्योंकि अपना बे ऑफ बंगाल और जो अपना वो सदर्न ईस्टर्न जो अपना इंडियन ओशन का जो पार्ट है उसमें यूके की सबमरीन्स और यूएस की सबमरीन्स ऑलरेडी आ गए थे टू ब्लॉक इंडियन सबमरीन्स, बट देन अपना रशियन सबमरीन्स आ गए एंड दे ब्लॉक्ड, उन्होंने ब्लॉक किया यूएस और यूके की सबमरीन्स को। तो सर वो टाइम पे क्या आप कमीशन थे, और अगर थे तो उसके बारे में अगर कुछ बता सके तो। दीक्षित साहब, आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा है आपकी उम्र के लिहाज से आप ज़्यादा जानते हैं। नहीं, उस समय 71 में ज्वाइन नहीं कर पाया वॉर की वजह से। अच्छा। तो जैसे वॉर ख़त्म हुआ तब मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। 72 में मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वगैरह कर मैं ज्वाइन किया। ओके। तो काफ़ी फ्रेश थी और ये इंसिडेंट जो है हमारे कोर्सेज़ में पढ़ाए जाते थे। हुआ ऐसा कि भारतीय नौसेना ने जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश है, उसकी उन्होंने ब्लॉकेड कर दी थी ताकि जो उनकी रसद है, गोला बारूद है, जो कि सी के रास्ते से आती थी, वो ना पहुंच सके। अच्छा। ताकि पाकिस्तान आर्मी जो है उसको चोक कर दिया जाए। और एक वो बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर जो है थोड़ा जल्दी हो गया। अच्छा। ऊपर से तो हमने बमबारी करी ही, लेकिन जब उनको कोई सपोर्ट नहीं रहा, जब आप वॉर वेजिंग पोटेंशियल को आप कम कर देते हैं और उसके जितने हार्बर हैं सबको आप गोला बारूद दे के तबाह कर देते हैं, जितने उनके शिप्स थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस समय हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो पुराना वाला विक्रांत था वो ऑपरेट कर रहा था बे ऑफ बंगाल से, और वो जो है बे ऑफ बंगाल से ऑपरेट कर रहा था। और हमारे जिस स्क्वाड्रन में बाद में मैंने ज्वाइन किया, हमारे स्क्वाड्रन के जो फाइटर जहाज़ थे उन्होंने काफ़ी बमबारी की वहाँ पे, खुलना चलना, चिट्टागोंग, हर जगह पे, और बिल्कुल उस हार्बर को उन्होंने तहस नहस कर दिया। हमारे जहाज़ों को भी गोलियां लगी और लौट के भी आए वो लोग, कुछ लोग इजेक्ट भी कर गए। तो उस समय जो है भारत और रूस का समझौता हुआ था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा। और उन्होंने MiG-21 विमान दिए थे हमें, और पेटिया क्लास शिप्स दिए थे उसी समय, और वो मिसाइल बोट्स दिए थे, जिस मिसाइल बोट ने कराची हार्बर में बहुत बड़ा हमला किया था और बड़ी तबाही मचा दी थी वहाँ पे, जिसको कि चूँकि मिसाइल बोट का रेंज ज़्यादा नहीं होता था तो उसको बड़े जहाज़ टो करके ले जाते थे आपके गुजरात के पास और वहाँ से छोड़ देते थे। फिर वहाँ से वो अपनी इंजन स्टार्ट करके जाते थे
और जब वो मिसाइल फायरिंग रेंज में आते थे तो पूरी कियामारी जो उनका फ्यूल डंप है उसको उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये सारे लोग वहाँ आपके ओखा और उस एरिया से ऑपरेट कर रहे थे हमारे शिप्स जो है, छोटे शिप्स, कॉर्वेट्स, मिसाइल कॉर्वेट्स। लेकिन आप चूँकि आपने बे ऑफ बंगाल की बात कही है, तो बे ऑफ बंगाल में चूँकि एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी विध्वंसक हो गया था वहाँ के लिए, तो उस समय जो है अमेरिका और पाकिस्तान वो एक ट्रीटी के अंदर, जिसको कि सियाटो कहते थे, सेंटो एंड सियाटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके वो एक साथ थे। तो उन्होंने 7th फ्लीट को, उनका जो 7वां बेड़ा है जो कि ओकिनावा से ऑपरेट करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ 8-10 जहाज, उनको वहाँ से भेजने की उन्होंने प्लान बनाए और वो क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में घुसने ही वाला था। तो रूस ने ये कहा कि अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर के कहीं नज़दीक गए भारत के, तो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स आपके आसपास हैं, तो उसके बाद जो एक्शन होगा वो आप उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हो। तो वो थोड़ा घबरा गए और फिर वो नज़दीक नहीं आए। लेकिन ये ज़रूर है कि रूस ने ये धमकी दी थी और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के नज़दीक आ भी गए थे और बीच में पानी से बाहर निकल के उनको दिखा भी दिया था कि हम यहाँ पर हैं। तो ये घटना हुई है। किसने उसको देखा? क्योंकि हमारे जहाज़ उस समय उस एरिया में नहीं थे, वो उस समय बे ऑफ बंगाल में घुसने वाला था, जबकि ये मलक्का स्ट्रेट्स, तो आपने देखा होगा, मलक्का स्ट्रेट के अंदर ही था जब ये घटना हुई है। अच्छा। और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी नज़दीक था, वो अंडमान बे में था। अच्छा। वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, तो वहाँ से ऑपरेट करता था, बाहर निकलता था, जाता था बांग्लादेश को उसकी तरफ, ईस्ट पाकिस्तान। जब वो हमारे हवाई जहाज़ की रेंज में जाता तो हवाई जहाज़ वहाँ जाके उस पर हमला करते थे। तो ये कहानी है। अच्छा, तो सर वही चीज़ को अगर थोड़ा और फॉरवर्ड कर दूँ, हमारे देश में और अभी भी सरकार में और ओपोजिशन में ये सब बातें चलती रहती है, इमरजेंसी का दौरा जिसको बोलते हैं। तो सर तब का कुछ अगर आप उसके बारे में कुछ बता सके, क्योंकि कुछ लोग बोलते ज़रूरी था इमरजेंसी लगाना, कुछ बोलते बहुत ही इलीगल था जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में। तो क्या आपका क्या परसेप्शन है उस पर, और मतलब क्या आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही राजनीतिक प्रश्न है और मैं राजनीतिज्ञ हूँ नहीं। हम तो जो हुक्म हुआ, जो भी सरकार पावर में, वही सरकार है। अच्छा। और क्यों सरकार बनी, और सरकार हमारे यहाँ जो है, हम जो है बिल्कुल डेमोक्रेसी है और दी रूलिंग पार्टी इज़ द बॉस। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी देश चला रहा हो, जो देश चला रहा है हम उसी के हुक्म मानते हैं। और बाकी राजनीति है, उसके विषय में मेरा ख्याल से आप ज़्यादा समझते होंगे, मैं थोड़ा कम ही समझता हूँ राजनीति। तो इस विषय में रियली कोई भी वक्तव्य देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो सर वही चीज़ को अगर मैं आगे लेके जाऊँ, तो एक सवाल मेरे मन में बहुत पहले से आ रहा था कि जैसे हमारे भारत देश के आजू बाजू में जो देश हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से थोड़ा स्टेबिलिटी मुझे कम दिखा है, जहाँ तक मुझे पता है। और करेक्ट मी सर अगर मैं गलत हूँ तो और मिलिट्री कू होता रहा है वो देशों में। आज़ाद भारत की इतनी हिस्ट्री में अब तक कोई मिलिट्री कू क्यों नहीं हुआ? होगी भी नहीं। इसलिए नहीं होगी कि भारतवर्ष की सेना जो है वो समझदार है और ये बिलीव करती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। और हम जो है वो जब हमारी कमिश्निंग होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के हम धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के नहीं लेते हैं प्लेज, हम प्लेज लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के। मिलिट्री इज़ द ओनली सर्विस in the central government, including politicians.
हम धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, हम पूछते भी नहीं आप किस धर्म के हैं। हमारे यहाँ दूसरे धर्मों के लोग चीफ भी हो चुके हैं, एयर चीफ हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, एडमिरल्स हो चुके हैं, माइनॉरिटी के लोग काफ़ी है। आपको 10 नाम गिना दूँ मैं। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि ये क्या अभी यही समझिए कि हमारे लिए चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम शपथ लेते हैं, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का ही हमारा एक धर्म है जिसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और कई बार ऐसा भी हुआ लगा जैसे कि अब मिलिट्री का रूल हो जाएगा, चाहे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो मिलिट्री को पूछेंगे, लेकिन मिलिट्री का बिल्कुल व्यू साफ था कि मिलिट्री को कभी अगर ऐसा पूछा गया तो इनका यही रहेगा कि गवर्नेंस ये मेरा काम नहीं है, गवर्न करना आपका काम है, इसे डेमोक्रेसी आप चलाइए उसको, हम उसमें कोई तो ये हम चूँकि समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, और इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानता है, कोई ये करता है। और इसलिए आप देखेंगे कि आप कठिन से कठिन समय में भी फौज जो है ना स्टेड फास्ट, कुछ नहीं, आप सरकार जो हुक्म करेगी वही करेंगे कदम। तो सर वही चीज़ को अगर मैं और थोड़ा आगे लेके जाऊं तो एक सिलसिला, एक कहानी, या आप जो भी बोले, मैंने सुना है कि जब सैम मानेकशॉ जो हमारे डिफेंस के लेजेंड है, वो जब इंदिरा गांधी जी के साथ काम कर रहे थे, तब शायद हमारे पड़ोसी मुल्क में मिलिट्री रूल हो गया था, और तब इंदिरा गांधी ने ये देख के सैम मानेकशॉ से पूछा था कि आप कब कर रहे हो। तब सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया था कि मेरी नाक भले ही लंबी हो, लेकिन मैं दूसरे के काम में नाक नहीं अड़ाता। देखिए ये कहानियाँ तो है, मैं मिला हूँ सैम मानेकशॉ से, मिल चुका हूँ, अब तो नहीं रहे, तो उनके बीच कोई कॉन्वर्सेशन है जो कि उन्होंने किताब लिखी है, तो उसके अंदर इसका मैंने जिक्र नहीं देखा। अगर हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें सैम मानेकशॉ के साथ, चूँकि उम्र में बड़े थे, तो उनका थोड़ा 1 to 1, वो खुद भी मानेकशॉ खुद भी पारसी थे। अच्छा। और मिसेस गांधी, हर हस्बैंड वाज अ पारसी, तो उनको थोड़ा उस नेट पे भी ज़रा बहुत सारे जोकिंगली बात करते थे उनके साथ। अच्छा। तो उनका संबंध कुछ और था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने उनके लाइफ हिस्ट्री में कहीं ये पढ़ा है। हो सकता है उन्होंने कहा हो, क्योंकि वो इस तरह के जोक्स के लिए काफ़ी केपेबल थे और वो कर भी सकते थे। उस समय फ़ौज के चीफ, खासकर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी, एज ए फ्रेंड बात करते थे। मैं देखा है राजीव गांधी जी के टाइम में भी, राजीव गांधी और आर्मी चीफ थे, सुंदर जी थे, या फिर एयर चीफ थे लाफोंटेन साहब, नौसेना प्रमुख थे तालियानी साहब, तो उनके साथ जो मैं कॉन्वर्सेशन एयरक्राफ्ट कैरियर पे आते थे, वो तो कॉन्वर्सेशन फर्स्ट नेम से दोनों एक दूसरे को बुलाया करते थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बड़े बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा। फौज के साथ उनका उठना बैठना सब एक साथ होता था। तो सर ये हमारे वार्तालाप को थोड़ा मैं जियोपॉलिटिक्स के तरफ अगर मैं लेके जाऊं, तो शुरुआत में पिछले 10 साल में, शुरुआत में जो हाल ही की हमारी जो सरकार है, उसके ऊपर बहुत ऐसे एक्यूजेशन बोलूँगा ऐसे लगे थे कि हमेशा मोदी साहब तो बाहर ही घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाओ तब ये देश में जाते, वो देश में जाते रहते हैं, और मतलब घूमने जाते कि पता नहीं क्या करते, उसका रिज़ल्ट नहीं आया आज तक। तो अभी जैसा इंडिया का इमेज, इंडिया की छवि, भारत की छवि पूरे दुनिया में जो बन रही है, क्या वो जो बन रही है वो प्रधानमंत्री ने जो दौरे किए उसके हिसाब से हो रही है? क्योंकि उसके बाद मुझे ये वार्तालाप को वहाँ पे लेके जाना है कि भारत और रूस के रिलेशन कैसे है अभी, भारत और यूएस के रिलेशन कैसे है अभी। देखिए, चूँकि आपने जियोपॉलिटिक्स के बात की, विश्व राजनीति, विश्व कूटनीति, तो एक बार फिर कहूँगा कि आपका ज्ञान काफ़ी है, क्योंकि आप बिल्कुल करंट चीज़ें बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है 2 बातें हैं। एक जो है दी पावर्स ऑफ स्टेट, किसी भी देश की शक्ति जो है वो कैसे नापते हैं। उसमें अगर मान लीजिए हम कहें कि इट इज़ लीवर्स ऑफ स्टेट पावर,
उसके दो ट्रिगर हैं, एक तो इकोनॉमी और दूसरा मिलिट्री पावर। पावर के नाम पे तीसरा कोई पावर नहीं है, हार्ड पावर यही दोनों है, बाकी सब सॉफ्ट पावर है। ठीक है, तो ये जो है उसमें ये आवश्यक होता है कि आप दूसरे देशों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, और उस संबंध को बढ़ाने के लिए आपको एक पर्सनल इक्वेशन दूसरे राज्य के अध्यक्षों से, राज्य अध्यक्षों से बना के रखना आवश्यक होता है। और वो आप तभी कर सकते हैं जबकि आपका अपना देश जो है वो सुचारू रूप से चल रहा हो। अगर घर ही ठीक से नहीं चल रहा है तो बाहर जाके आप किससे दोस्ती करोगे, है ना? आप उसके लायक हो जाओ। तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट प्रधानमंत्री जो हैं, अगर आप डॉक्टर जयशंकर का कोई पॉडकास्ट और इंटरव्यू देखें, उनसे जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति और हमारा जो स्टेचर है, जो आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, तो उसमें आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का योगदान? उन्होंने कहा 100%। ये उनकी विचारधारा बहुत बड़ी है, और एक बार जब वो अपना माइंड देख लेते हैं तब हम जो है एज विदेश मंत्री, हमारा ये काम है कि हम उसको कैसे वर्किंग लेवल पे हम उसको लेके आएँ। तो कैसे लाना है, तो वो सिंगुलर एम अचीव करने के लिए वो हमारा काम है, लेकिन वो बिल्कुल सही डायरेक्शन देते हैं और बार बार इस चीज़ के ऊपर बल देते हैं। तो आज अगर जो भी कहिए उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री का है। बिल्कुल कहाँ से किस देश से हमें बढ़ाना चाहिए, और उनका है कि सबको साथ लेके चलो। वो जो कहते हैं सबका साथ, तो सिर्फ देश के अंदर नहीं, वो सचमुच में वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। ऐसा तो मैं बाहर से देख ही रहा हूँ पिछले 10 साल से, 9 साल से, ऐसा नहीं था पहले। ये वाजपेयी जी के टाइम में था थोड़ा, उसके बाद मैंने नहीं देखा करीब काफ़ी दिन तक। अभी देखता हूँ कि ये सचमुच में है तो स्ट्रॉन्ग है, बड़े स्ट्रिक्ट, खुद भी 18, 20, 22 घंटे, 3 घंटे सोते हैं, सिर्फ 3 या 4 घंटे। अच्छा। हाँ, और घूमने नहीं जाते हैं। जब जाते हैं तो आप उनकी रूटीन सुनोगे तो आप ताजुब करोगे। अच्छा। ताजुब करोगे आप। जिस समय पहुँचेंगे, पहली मीटिंग विद इन 1 आवर, ठीक है, वो ख़त्म हुई, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, पूरा अटेंड किया, रात को फ्लाइट में बैठे, रास्ते में काम किया, तब तक विदेश मंत्री को कहा कि ये फाइल रेडी रखना, मैं देखूंगा फ्लाइट के ऊपर। तो उनके साथ जाने वाले भी लोग कहते हैं उनके साथ जाना कोई फन नहीं है काफ़ी बड़ा क्योंकि देखिए उनके लिए देश ही 10 धर्म और कुछ नहीं। अच्छा। खाना पीना सोना जगना देश। अच्छा। तो देश के लिए जो अच्छा है वो वही करते हैं, और ये मैसेज जो है बाकी सभी उनके सांसद, उनके मेंबर्स, उनके मिनिस्टर्स, आप देखिएगा वो उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं वो। अच्छा। यस, बिल्कुल। मैं तो देखता हूँ कभी लोकसभा चैनल या कुछ मंत्रियों के स्टेटमेंट, बिल्कुल उनकी सोच को वो उनको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता है। उनके मंत्री लोग सारा एक लाइन सिर्फ कह दिया कि भाई हमें ये एम अचीव करना है। तो आप देख ही रहे हैं कि कहाँ तक अभी वो पहुँच गए हैं। लेकिन चूँकि विदेश नीति के बारे में आपने कहा, तो मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा योगदान है। और आज अगर हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हुई है। आज से 15-20 साल पहले हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, जब नरसिम्हा राव साहब थे उस समय $1 बिलियन के नीचे हो गया था। आज हम $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है, मोर देन 600, ऊपर नीचे होता रहता है, हम वहाँ बैठे हैं। तो इसलिए तो हमारी 2 लीवर्स ऑफ पावर, इकोनॉमी एंड मिलिट्री, दोनों पावर जो है हमारी, वो इंडियन ओशन रीजन के लिए काफ़ी बुलंद है, काफ़ी बुलंद हो रहा है। ठीक है, अगर चीन के साथ कोई टक्कर ले सकता है तो भारतवर्ष ही ले सकता है। तो सर, वही विषय को अगर मैं थोड़ा आगे लेके जाऊं, तो हाल ही में यही महीने में भारत ने G20 भारत में किया, तो और वो बोल रहे हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल था G20। तो सर, मैं आपके मायने से ये जानना चाहता हूँ कि वो G20 सक्सेसफुल क्यों था, एंड हाउ वो किसी दूसरे देशों ने भी G20 किया था पिछले वर्ष, तो वो उससे कितना बेहतर था, या तो फिर
कुछ भी आप अगर G20 के बारे में बता सके हमारे दर्शकों को। नहीं, आपने बड़ी पैनी नज़र रखी हुई है, क्योंकि G20 तो अभी ये 3-4 वीक पहले ही हुआ है। देखिए, उसमें मैं चूँकि अध्ययन करता हूँ राजनीति, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जियो पॉलिटिक्स, तो सीखता रहता हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा, हो सकता है लोगों का दूसरा विचार भी हो। सर, और माफ़ करना, आपको वहाँ रुकना पड़ा। रशिया और चाइना ये दोनों नहीं आए थे, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ G20। तो जब आप G20 के बारे में उत्तर दें, तो अगर चाइना और रशिया नहीं आए तो उससे क्या होगा, उसके भी बारे में भी अगर आप कुछ बता सके तो। पहले तो मैं, आपने जो बाद में प्रश्न पूछा उसको मैं पहले जवाब दूंगा। इसलिए कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री आए थे। अच्छा। और रूस के राष्ट्रपति नहीं आए थे, लेकिन Minister। उनके जो विदेश मंत्री हैं लावरोव साहब, वो आए थे। तो उससे मुझे लगता है कि अगर कोई नुकसान हुआ है मेरे ख्याल से, तो वो है कि अब चीन वहाँ रहता तो वो कुछ योगदान कर पाते G20 की लीडरशिप के लिए, क्योंकि वो G20 की लीडरशिप के बारे में काफ़ी कुछ लगे हुए थे। तो अभी उनको एक मौका था, तो हमारे ख्याल से शायद वो मौका चूक गए। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ाई की है, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष ने जो किया है बहुत अच्छा किया G20, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो अचीवमेंट्स आपने पूछा, आपका पहला जो प्रश्न था उसमें देखिए, एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि ऐसा लग रहा था कि ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकलेगा। अच्छा। क्यों? कि G20 की पिछली मीटिंग जो बाली में हुई थी इंडोनेशिया में, ज्वाइंट स्टेटमेंट पे समझौता ही नहीं हो पाया। अच्छा। 20 देश जो है, वो कुछ देश कहे कि नहीं, आप यूक्रेन वार के बारे में ज़रूर रशिया को कंडेम कीजिए। उन्होंने वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की को भी वीडियो कॉल पे उन्होंने एड्रेस करवाया था। और जो वेस्टर्न ब्लॉक है लेड बाय अमेरिका या जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सब देश जो है, यूरोपियन यूनियन, वो सब मिलकर प्रेशर डाल रहे थे। और रशिया का कहना था कि अगर आप इसको डालोगे तो आपको पूरी चीज़ें, यू विल हैव टू, आप जो है आपको यूक्रेन की भी भर्त्सना करनी पड़ेगी। तो उस मामले पे वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो बन ही नहीं पाया। अच्छा। नहीं हो पाया जॉइंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि भारतवर्ष जो है वो सफल हो गया, यूक्रेन को उसने उसमें मेंशन नहीं किया। अच्छा। जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं चर्चा नहीं। अच्छा। हालांकि ये लिखा है कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड जाना चाहिए और बातचीत से जल्दी से बंद करना चाहिए, किसी देश का नाम नहीं लिया। अच्छा। तो ये मैं कहूँगा कि ये कूटनीति की जीत है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देने होंगे हमारे विदेश मंत्री को और उनकी टीम को। बाकी लोगों से मिल के शुरू होने के पहले से वो लगे हुए थे। जॉइंट स्टेटमेंट बहुत पहले ड्राफ्ट हो जाता है, लेकिन लास्ट में जब वो थोड़ा देखा गया कि अमेरिका और जो वेस्टर्न ब्लॉक है स्टिल नहीं मान रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो आपको खुद बात करना होगा। तब जहाँ तक उस पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री ने जाके इन हेड्स ऑफ स्टेट से उन्होंने कहा कि ये देखिए, G20 का एजेंडा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना नहीं है। हमारे G20 का एजेंडा है इंक्लूसिव हो। हमने अफ्रीकन यूनियन को आप लोगों ने आदेश दे दिया है, बना दिया। और दूसरा है कि बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेके आए हैं। अब जैसे आपको इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में समझौता हुआ, उसको अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने के लिए समझौता हुआ है। और दूसरा, ये डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा समझौता हुआ है। भारतवर्ष ने अपना एग्जाम्पल दिया। अच्छा। क्योंकि हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स है दुनिया में सबसे बड़ा है, UPI। हाँ, वो चीन से भी आगे निकल गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम जो है लोगों की, जिनके पास ये नहीं है, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। तो एक उन्होंने वो किया है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, मुझे, और काफ़ी चीज़ें हैं, 15-20 चीज़ें, लेकिन ये 3 जो है, ये मेरे ख्याल से जो उभर कर सामने आई हैं, उसमें भारतवर्ष की जो राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता है समझाने की, और इंक्लूसिवनेस अफ्रीकन यूनियन के आने से, और रिच कंट्रीज़ को जैसे UAE और सऊदी अरेबिया को
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो फंडिंग करेंगे। और ये जो है वो ये जो रास्ता है, ये कॉरिडोर इजराइल होके भी जाएगा। अच्छा। तो इसका मतलब है कि अभी इजराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साथ उनके राजनीतिक संबंध नहीं है, तो उनको हालांकि अभी संबंध बहुत अच्छे हो गए, अच्छा। एक दूसरे से बातचीत हाँ हूँ करते, लेकिन ऑफिशियली भी नहीं हुआ है। अच्छा। तो इन दोनों को वहाँ साथ लाने में एक प्रयास है। तो अमेरिका को भी लग रहा है कि नहीं, ये भारतवर्ष ने अच्छा किया है, अगर ये दोनों साथ मिल जाए तो फिर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अरब वर्ल्ड के साथ, क्योंकि फ़लस्तीन की वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सऊदी अरेबिया कहता है 2 देश बनना चाहिए, लेकिन अब जो है अगर ये हो जाएगा तो हो सकता है इजराइल मान जाएगा कि चलो ठीक है 2 इंडिपेंडेंट एंटिटी, मान जाएगा किसी न किसी दिन। हालांकि ऑफिशियल लाइन उसका वो नहीं है, ऑफिशियल कहता है कि नथिंग डूइंग, ये हमारा है। अच्छा। तो हमारे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, और इसमें आपको मैं कहूँगा कि 100% नंबर जो है हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उनकी टीम को फुल मार्क्स। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो ज्वाइंट स्टेटमेंट का होना, यूक्रेन का मेंशन नहीं करना। आप इसीलिए देखिए कि उसके नहीं करने के बावजूद भी यूक्रेन ने एक बुरा कमेंट दिया। यस। तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष को समझ नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं होता। तो चलिए वो हम ले लिया। रूस ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ है, चीन ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये हमारे ब्रिक्स के पार्टनर हैं दोनों। यस। ब्राज़ील ने कहा बहुत अच्छा है। तो हमें देखना है कि हम ये एक समझिए एक बैलेंसिंग एक्ट है। हम जो ये वेस्टर्न पावर और ईस्टर्न ब्लॉक के बीच में हम एक बड़ी, जिसको कहते हैं पतली गली से हम चल रहे हैं, तो हम उसमें डगमगाने का चांस बहुत रहता है। अच्छा। तो अब देखिए हमने ब्रिक्स की भी चेयरमैनशिप करी, एससीओ की चेयरमैनशिप करी, और ये G20 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी भी हमने लीडरशिप करी है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारी जो राजनीति और कूटनीति है वो संभल के ही चल रहे हैं, लेकिन ठीक सड़क पे चल रही है। एक दूसरा आपने कहा कि बैलेंसिंग एक और आपको मैं एक बताता हूँ। ये देखिए अभी अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं रूस के ऊपर, अच्छा। ईरान के ऊपर, अच्छा। कि कोई उससे तेल नहीं खरीद सकता है। रूस बहुत तेल निकालता है। यस। और ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया वगैरह, उनको कहा गया कि आप जो है वो इसी प्राइस पर आप बेचोगे, इससे कम पे आप नहीं बेच सकते हो। तो जब ऐसी बात होती है तो फिर ये जो है आप भारतवर्ष के लिए उस प्राइस पे ख़रीदना थोड़ा कठिन हो गया था। और हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी है। तो ये भारतवर्ष ने कहा कि हम तो खरीदते रहेंगे रूस से। तो उससे हमारे ऊपर थोड़ी आंच आ रही थी। जो क्वाड है उसके हम पार्टनर हैं, तो उनकी हमारे ऊपर आंच आ रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रहे थे कि भारतवर्ष जो है वो बात नहीं मान रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भारतवर्ष के ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव सिर्फ अमेरिका ही डाल सकता है। अच्छा। तो उनको साफ साफ शब्दों में कहा गया कि देखो हमारी इकोनॉमी तुम्हारे जैसे नहीं है, हम लेस देन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और इसलिए हमें जो है, और हम सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के, हमें ये 1.4 बिलियन लोगों का, हम लोग इनके भविष्य के बारे में सोचना है। तो हमें जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं से लेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ऐसा नहीं बोला, बट मतलब यही था कि इसलिए आपको ये एग्जेम्प्ट करना होगा। तो पहले तो कुछ दिन तक थोड़ी खींचातानी चली, क्वाड भी थोड़े दिन के लिए धीरे पड़ गया। तब उन्होंने ये मान लिया बात, तो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भाई भारतवर्ष के लिए एक ज़रूरी है, तो आप ये खरीद सकते हो। उसी बीच हमारे जयशंकर साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में जाके उन्हीं को फेस करना पड़ता था। तो यूरोपियन यूनियन वालों ने कुछ करस्पॉन्डेंट्स ने पूछा यहाँ अमेरिका में उनसे, भाई आप जो आप खरीद रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने, उनके पास पूरे फिगर्स थे, उन्होंने कहा वेस्ट जर्मनी जब यूरोप खरीदता है तो तुम्हारे लिए ज़रूरत है। अच्छा। जब मैं खरीदता हूँ तो वी आर फंडिंग रशिया, वी आर फंडिंग रशिया। आप हमसे ज़्यादा खरीदते हैं। हम जितना खरीदते हैं, आप जितना एक दिन में खरीदते हो उतना एक महीने में लेते हैं। क्योंकि पूरा यूरोप का जो ये गैस है ना, गैस इज सप्लाइड बाय रशियंस। तो ये एक बड़े पिछले 1-2 साल से हम काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये टीम जो है ना अपने प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की, ये टीम जो है बहुत सही टीम है। तो सर अगला सवाल
थोड़ा वो भी बता दीजिए कि क्या एस जयशंकर बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है अब तक के? मेरे 50 साल के अनुभव में हाँ 50 साल से मैं इन चीज़ों से डील कर रहा हूँ। 1972 से समझ है मुझे। मैं कॉलेज में आ गया था उस समय से लेके अब तक 52 साल। अच्छा। मुझे लगता है कि ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर वी हैव हैड। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि फ़िलहाल जो हमारी सरकार में जो मिनिस्टर्स है, जो पोर्टफोलियो जिनके पास है, उनमें से बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स भी रहे जिनको डिप्लोमेसी का भी एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे एक एस जयशंकर हो गए, फिर हरदीप सिंह पुरी भी हो गए, वो भी डिप्लोमेट थे मेरे ख्याल से जी। फिर अश्विन वैष्णव हो गए, इनके पास टन्स ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। तो सर मुझे आपको ये पूछना है कि क्या आने वाले समय में हम और डिप्लोमेट्स को पॉलिटिकल पोर्टफोलियो या फिर पॉलिटिकल पोजीशंस देखते हुए देखेंगे, और क्या इसका मतलब ये है कि जो पोर्टफोलियोस हैं वो डिप्लोमेट्स ज़्यादा अच्छे से उनका जो ड्यूटीज़ है वो कर पाते हैं? आपका क्या मानना है उसके ऊपर? देखिए, ये एक तो बड़ा राजनीतिक प्रश्न है ये तो डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना चाह रहे हैं मंत्री। और कभी कभी ऐसे मंत्री भी बनाने पड़ते हैं जो कि इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनका इलेक्शन बाद में होता है। जैसे आपने जयशंकर साहब का एग्जांपल दिया, ही वाज नॉट अ बीजेपी मेंबर एट ऑल, लेकिन ये लोग डोमेन स्पेशलिस्ट हैं, इफ़ यू लाइक, अपनी अपनी डोमेन के वो मास्टर हैं। तो उनको ऐसा लगा होगा कि शायद इस क्षेत्र में डोमेन स्पेशलिस्ट को लाना आवश्यक है। अच्छा। और इसीलिए वो डोमेन स्पेशलिस्ट को लेके आए। तो ये जो आपने 4 नाम लिए हैं, ये अपने डोमेन में भी काफ़ी एक्सपीरियंस, पढ़े लिखे और काफ़ी अनुभवी हैं। अच्छा। लेकिन वो राजनीतिज्ञ नहीं हैं। अच्छा। तो इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है तो वो सारे कहते हैं कि भाई हम भी सीख रहे हैं। अच्छा। वो तथ्य भी है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या है कि वो सरकार को कैसे चलाना है फंक्शन, चूँकि वो सब सेक्रेटरी बन के रिटायर किए हैं, तो इनको एक अनुभव बहुत है। खासकर आर.के. सिंह साहब जो पावर मिनिस्टर है, अच्छा। वो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन थे, उसके बाद होम सेक्रेटरी थे, अच्छा। तो चीफ सेक्रेटरी थे बिहार सरकार के। अच्छा। तो ये अनुभव जो है वो उनको पावर मिनिस्ट्री में देखे परफॉर्मेंस बहुत, ये जितने मिनिस्टर्स हैं आप इनके परफॉर्मेंस देखें, बाकी भी अच्छे कर रहे हैं बट इन चारों के पॉजिटिवली बहुत अच्छे हैं। अच्छा। आपने हरदीप पुरी जी की बात करी, हरदीप पुरी जी के साथ मैं काफ़ी दिन सर्व किया मैंने। तो हरदीप पुरी साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका लास्ट जॉब था न्यूयॉर्क में। अच्छा। तो ये डिप्लोमेट जो होते हैं ना, वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर जॉब दे हैव टू डू लॉट ऑफ टॉकिंग, और तथ्य चाहे 2 लाइन का ही हो, लेकिन उसके ऊपर उसको कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज़ को, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अब देखिए वो ऑयल मिनिस्ट्री देख रहे हैं, उसके पहले वो देख रहे थे आपको अर्बन डेवलपमेंट, अभी भी देख रहे हैं। तो यूएन में अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट्स था उन्होंने इनको दे रखा था। अच्छा। वर्ल्ड के हाँ, अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स यूएन करती थी तो उसमें एम्बेसडर्स को देते थे वो लोग। ये बहुत दिनों तक देख चुके हैं। इनकी वाइफ भी डिप्लोमेट है, लक्ष्मीपुरी भी, वो भी डिप्लोमेट है, वो भी इकोनॉमिक्स की काफ़ी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी लेडी है। तो वो भी थी वहाँ पे। तो हस्बैंड वाइफ टीम हो तो फिर यू नो रिजल्ट्स आर प्रोफेशनल हैं दोनों। तो आप देखिएगा कि अब इनको, इसलिए उनको पहले अर्बन डेवलपमेंट दिया गया, अब उन्होंने उनको ऑयल मिनिस्ट्री दिया है। क्यों? ऑयल का अभी जो विदेश नीति से इतना ज़्यादा लगाव है, आज पूरी विदेश नीति जो है वो ऑयल पर ही चल रही है। कोई भी, आप आज से नहीं, जब से इजाद हुआ है, जब से ऑयल का हुआ है, द होल जियो पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑयल। आपको मैं प्रूव कर दूंगा किसी भी कंट्री का, द इंटायर जियो पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज ऑयल। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, ऑल बिग कंट्रीज, जापान हो। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है और कितने दुर्भाग्य की बात है, जो दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज़ हैं उनके पास अपना ऑयल नहीं, वो इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। चाइना 80%, जापान 85%, 90%,
साउथ कोरिया 70%, इंडिया 80%। ये चार जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इनके पास अपनी एनर्जी नहीं है। तो ये अपनी एनर्जी लाइंस को और बचाने के लिए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स, सुरक्षा के जो जितने कामकाज हैं वो क्यों करते हैं? वो कर रहे हैं ताकि अपने कंट्री का भविष्य अच्छा हो, लोगों का इनकम बढ़े, लोगों की लाइफ अच्छी हो। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे तो क्या थ्राइव करते हैं? Yes. हमारे देश प्रस्फुरित हो, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़े। तो उस क्षेत्र में भी हम काफ़ी नीचे हैं। इकोनॉमी बढ़ गई है लेकिन पर कैपिटा इनकम तो अभी भी हमारी काफ़ी नीचे है। हम तो पर कैपिटा इनकम में मेरा ख्याल 130 या 126 नंबर पे हैं। अच्छा। 200 देश हैं हमारे, 196 है, 196। तो उसमें काफ़ी नीचे है। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना, $2,600 पर एनम एवरेज। और अमेरिका में यहाँ 17-18 हज़ार, यहाँ पे ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार डॉलर पर मंथ है, $10,000। दैट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ एन अमेरिकन। हालांकि अमेरिका से भी ज़्यादा है, आयरलैंड की सबसे ज़्यादा है। अच्छा। आयरलैंड इज़ मोर। सर थोड़ा भी हमारे चर्चा को मैं DRDO की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। सर मेरा मानना है कि जैसे हाल ही की जो सरकार है उनका पूरा व्यू ऐसा है कि हम सब इन हाउस बनाएं, इंडिया में भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग करें और फिर उसको एक्सपोर्ट करें, या फिर उससे एक आमदनी जो हमारी होती है वो उसको उससे बढ़ाए। और अभी जो टाइम है पूरी दुनिया में, अभी जो समय है पूरी दुनिया में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का पूरा है। तो क्या DRDO ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है या फिर इन द पाइपलाइन है कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स? और हाल ही में अभी DRDO में क्या डेवलपमेंट चल रहा है जो यूथ सेंट्रिक भी हो और आज के युवाओं को, क्योंकि भारत एक 65% यूथ यंग कंट्री है, तो उनको DRDO के बारे में क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तो आपने कहा कि अभी आप उस ओर जाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि मैं राउंड अबाउट पे खड़ा हूँ। आप जिस तरफ हाथ दिखा देंगे मैं उसी रोड में एग्ज़िट ले लूँगा और आपके साथ चल पड़ूँगा। तो अभी मैं भी दीक्षित एग्ज़िट में हूँ मैं, आप जहाँ कहेंगे वहाँ चला जाऊँगा। तो ये पहली बात तो ये है कि सच्चाई ये है कि मैं सरकार में भी नहीं हूँ, तो हमारी जो नॉलेज है वो समझिए कि 100% नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स होती हैं जिसके बारे में ना तो हमें मालूम है, ऐसे जानना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो पब्लिक डोमेन में है या फिर हम जो सेमिनार्स वगैरह करते हैं इनके साथ बैठकर वहाँ पे जो कुछ चर्चा होती है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि DRDO ही हर चीज़ का इजाद करे, ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत स्मॉल नंबर्स में चाहिए और उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो उसके आप कुछ कंपोनेंट्स आप इंपोर्ट कर लीजिए अगर दूसरा देश आपको वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो तो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ देम, ठीक है ना। तो ऐसा मानना है, अभी हमारे जो सरकार जो चला रहे हैं, ऐसा मानना है कि जितनी चीज़ें हम बना सकते हैं उसको आप बनाओ, एक्सपोर्ट करो। पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था। अच्छा। राइफ़ल वगैरह करते थे हम, और राइफ़ल तो हम बनाते ही नहीं थे, तो कुछ हार्डवेयर हम सेल करते थे। तो ये सरकार ने अब उसको खुलेआम, क्यों उस समय बड़ा ये हम करेंगे तो फलाना देश क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, तो वो जो एक बैगेज था, द हिस्टोरिकल बैगेज, ये सरकार ने उसको हटा दिया है। अब देखिए, हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, हमने एक्सपोर्ट कर दिया है उसको फिलीपींस को। 2-3 देश और हैं जो खरीदने वाले हैं। और सरफेस टू एयर मिसाइल एक हमारा अपना बनाया हुआ आकाश, उसकी भी बातचीत बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। और भी कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर है, चाहे मशीन लर्निंग की चीज़ें हैं, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की है और सैटेलाइट इमेजरी की है, तो हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद वाली चीज़ें अब थोड़ा सा क्लासिफाइड डोमेन में चली जाती हैं, इसलिए
हमें पता नहीं होगा दैट नंबर। तो ये नहीं है, ये है कि प्रायोरिटी दी जाएगी इंडिजिनस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स को। अच्छा। जो यहाँ बनी है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, चाहे वो टॉप ऑफ द लाइन नहीं भी हो तो भी। एक बार हम बना के यूज़ करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सरकार का सोचना है, तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा सोचना है। क्यों? दुनिया का कोई भी देश ग्रेट पावर या स्ट्रॉन्ग पावर अपने इक्विपमेंट को इंपोर्ट करके नहीं बना है। आप इंपोर्ट कीजिएगा तो लीवर जो है वो दूसरे कंट्री के हाथ में है, जब चाहेगा बंद कर देगा, जब चाहेगा खोल देगा। तो ये इससे बचने के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। और इसलिए अभी जो हमारा अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हैं या फ्रांस के साथ जो संबंध हैं वो इतने क्लोज हैं कि अब वो नीश टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार हैं या उस दिशा में बढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए जनरल इंजीनियरिंग जी ने F414 इंजन भारतवर्ष में एक साथ बनाएंगे तो 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है। 100% नहीं है तो कोई बात नहीं है, समय आएगा वो भी 100 हो जाएगा। दूसरी तरफ फ्रांस जो है सैफरन इंजन एक साथ हमारे साथ डेवलप कर रहा है और उसमें 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारी जो एमका जो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बन रही है, ऑलरेडी डिज़ाइन पे है, उसकी इंजन जो है सैफरन होगी, तो वो भारतवर्ष में बनी होगी। तो एक वो है। अभी बहुत सारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो आपने बराक का नाम सुना होगा, वो हमारे इजराइल के साथ है। उसमें 70% भारत का है, 30% उनका है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि उसमें भी 100% हो जाए। तो ये सीन अभी चल रहा है, मशीन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट। अब जैसे बोइंग से हमारी मिलिट्री परचेजेस भी काफ़ी हो चुकी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स बड़े वाले लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए हुए हैं। अभी नेवी ने आपने MH-90 रोमियो लिया हुआ है और भी हैं कुछ आइटम्स जो कि अभी थोड़ा अर्ली डेज है उसका अनाउंस करना, तो वो भी है। और अभी स्पेस में हमारा कोऑपरेशन। तो ICET में ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड स्पेस, मून जर्नी, इंडिया मेकिंग इट्स ओन स्पेस सॉर्ट ऑफ स्टेशन, बियॉन्ड गैलेक्सी एक्सप्लोरेशन है। और उस दिशा में भारतवर्ष ने वो काम भी किया है अपना। उन्होंने भी एक एक्सप्लोरेटरी जो एक बहुत बड़ा एक सेंटर जो है, हाँ, वो जो कि बियॉन्ड आवर गैलेक्सी इट कैन सी, दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो जस्ट टू गिव अमेरिका को ये कन्विंस करने के लिए कि भाई देखो यू कैन यूज़ दिस, तो हम लोग एक साथ करते हैं, तो अमेरिका मान गया है। सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा काम अभी आप देखिए, माइक्रोन वहाँ चला गया, एक और कंपनी भी जा रही है। तो अपना जो हमारा एक लेबोरेटरी है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा है मोहाली में, तो उसको अपग्रेड करने के लिए सम $790 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है और अमेरिका की सहायता से उसको बड़ा किया जा रहा है। अच्छा। तो ये सब उस दिशा में काम हो रहा है। और जितने हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप इतना बजट जो है वो स्टार्टअप्स को ही दीजिए आप। अच्छा। हाँ, तो जहाँ तक नौसेना का प्रश्न है, मैं जानता हूँ 10 प्रोजेक्ट हैं जो कि स्टार्टअप्स ही उनके लिए बना रहे हैं ऑलरेडी। इंडक्शन 2-3 तो इंडक्ट हो गए हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। अच्छा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक नौसेना का उदाहरण दे सकता हूँ। ये नौसेना के लिए आवश्यक है कि हमें हर समय ये पता हो कि पूरे हिंद महासागर में कौन शिप कहाँ पर है। अच्छा। तभी तो हम कुछ प्रोटेक्शन करेंगे, तभी तो पता लगेगा कौन दोस्त है कौन नहीं है। अब पता तो होना चाहिए कौन है कि नहीं है। तो उसके लिए तो हमें सर्वेलेंस ऑलराउंड होने चाहिए। तो सर्वेलेंस तो हम ऑलराउंड एक प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते,
सैटेलाइट जो है उसका स्वॉथ होता है 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर। सैटेलाइट तो भाई अर्थ के चारों तरफ जा रही, कितनी सैटेलाइट लगेगी आपको, और 24 घंटे तो एक जगह नहीं रहेगा वो, है ना। जियो स्टेशनरी भी बना सकते हैं आप, तो स्वॉथ के हिसाब से कवरेज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमारे शिप्स हैं, सबमरीन्स है, नेवी के एयरक्राफ्ट है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं, जो कि हमेशा देखते रहते हैं कि कौन सा शिप कहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो हिंद महासागर में आने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं, मलाक्का स्ट्रेट ईस्ट में, लॉम्बॉक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, 3 हो गए और कोई नहीं है। और हमारे वेस्ट में एक तो आपको हो गया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज, गल्फ से निकलने वाले, और दूसरा ये रेड सी जो कि गल्फ ऑफ एडन से आता है। तो इन 5 जगहों पे और 2-3 जगह पे हमारी नौसेना के कोई न कोई 24/7 तैनात रहते हैं। अच्छा। जिसको मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे एयरक्राफ्ट जो है, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, कोस्ट गार्ड और हमारे, उनको सेक्टर्स दिए हुए हैं, वो 24 घंटे घूमते रहते हैं, ठीक है। एक गया, दूसरा गया, तीसरा है। और कोस्टल रेडार्स हमने चारों तरफ लगा रखे हैं सर्वेलेंस के लिए। तो ये सब जो इनपुट है वो एक कंप्यूटर में, अपना इंडियन कंप्यूटर में जाता है। आपको एक सिर्फ गिनती बता दूं, एक साल में मलाक्का स्ट्रेट से हिंद महासागर में आने वाले शिप्स की संख्या 1,40,000 है। और किसी एक समय पर अगर फिशिंग बोट्स और छोटे बोट्स की बात करें तो सिर्फ वेस्ट कोस्ट में, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, जिसमें आपका भी स्टेट आता है, किसी एक समय पर 50,000 छोटे बोट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा। किसी भी एक समय पे। तो क्या यह संभव है कि सबको जाके आप देखें, पता करें कौन क्या है? ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो ये जो इतनी सारी डेटा आती है, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 100% यूज़ हो रहा है। अब सोचिए उसको छांटने में कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो पैरामीटर सेट कर दिए गए, तो ठकाठक बताता है, ओके दीज आर द वंस हु पे अटेंशन। तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। लेकिन हमें उस लेवल पे पहुंचना है जिसमें कि वो डिसीजन भी ले सके और हमारे ऑपरेशनल कमांडर्स को सीधा बता सके कि देखो अपने 2-3 जहाज़ों को वहाँ भेजो, वहाँ कोई घूम रहा है, देखो कौन है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अच्छा। लैंड बॉर्डर्स पे भी है ना, लैंड बॉर्डर से भी अब आप जानते हैं आजकल वो ड्रोन्स के अटैक का बहुत कुछ चल रहा है, हम भी यूज़ करते हैं। यहाँ से भी हमने वो MQ2, MQ6, MQ7, MQ9 हमने लिया है यहाँ से। दे आर ऑल आर्म ड्रोन्स। अच्छा। तो वो भी देखता रहता है। तो आखिर किसको हमें टारगेट करना है उसको कैसे पता लगेगा? अभी तो ये आर्म्ड है। हाउ डू यू से विच टारगेट हैज टू बी अटैक्ड? आफ्टर ऑल यू हैव टू टेल हिम ही इज नॉट, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग। तो ये सारा काम जो है ना, अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है। लेकिन उसके लिए हमारे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बनानी होगी। अभी ये कोविड के समय ये सप्लाई चेन का बड़ा ड्रामा हुआ है, जैसा आप जानते हैं। उन्होंने जो वो कोविड के नाम पे टोटल लॉकडाउन कर दिया, तो पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन है, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स की और बाकी चीज़ों की, चीन जो है वो तो विश्व का मैन्युफैक्चरर है। अमेरिका के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारों ने अपना प्लांट वहाँ शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, लोग सस्ते थे, चीपर, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा थी। इस बीच में क्या हुआ है कि चीन ने वो सारी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, अब उन्हीं को बेच रहा है वो। अच्छा। और अब इन्हीं को चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम कहाँ हो, हम तो तुमसे आगे निकल गए। और कई चीज़ों में हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि अभी भी लीड है अमेरिका का। तो वो, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है, क्वाड की कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि वो वहाँ से सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर दें। तो चीन से बहुत सारी चीज़ें हट के वियतनाम, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश ऐसे जगहों में आ रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा अभी एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गया है तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में। अभी वो माइक्रोन हैज़ कम। तो उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आप समझते हैं इकोसिस्टम क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अरे स्क्रू चाहिए, ये चाहिए, पानी चाहिए, उधर चाहिए, बहुत पानी की आवश्यकता है। वो भी गुजरात में माइक्रोन वाले जा रहे हैं, तो वहाँ तो पानी है बहुत सारा, समंदर में तो पानी है ही। उसको प्योरीफाई करना होगा, डिस्टिल करना होगा, उसमें ज़ीरो
PPM करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो है एक जो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट जो बना है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का इस मामलों में, वो भारत की विदेश नीति और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हुआ। अभी हम देखिए दुनिया के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी हैं, और राइट नाउ एज ऑन डेट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ऐसा लगता है कि 25, 26, 27 तक हम शायद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएं। तो है इकोनॉमिक पावर, एज आई से देयर आर ओनली 2 लिवर्स ऑफ स्टेट पावर, इकोनॉमी एंड मिलिट्री। तो हम दोनों में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमी को चलाने के लिए मिलिट्री चाहिए, मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी चाहिए। तो दे आर बोथ 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एज फार एज स्टेट पावर इज कंसर्न। तो देयरफॉर वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, वी आर नॉट क्वाइट देयर। बट अगर ये चलता रहा, इस तरह की पॉलिसीज़ चलती रही, तो मुझे लगता है कि 2029-30 तक आपका भारतवर्ष बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अभी भी आप जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड्स देखिए, बिजली देखिए, गांव-गांव में बिजली, पानी, बाथरूम, ये वो, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अभी देखिए एक बिल पास हुआ है लोकसभा से 33%, जो कि पिछले 27 साल से लटका हुआ था। तो मैंने देखा कि ये सरकार बोल्ड डिसीजन लेने में काफ़ी इनिशिएटिव लेके एक्टिव, और उसको जस्टिफाई करती है। अब जैसे 370 हो गया, कितना बड़ा डिसीजन था। 35 अल्फा था, उसको निकाल बाहर किया। तो ये सब डिसीजन जो है, दे आर नॉट स्मॉल डिसीजंस। GST, वन सिंगल डेवलपमेंट विच हैज चेंज द फेस ऑफ दिस कंट्री इज GST। आप लोग तो डील करते हैं इकोनॉमी से, हमें जब तक GST नहीं आया था, हमें ये नहीं पता था कि हमारे नेक्स्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू इनकम कितना होगा। अच्छा, कैसे पता लगता, कौन कितना टैक्स पे करेगा? आधे लोग तो टैक्स देते नहीं थे। अच्छा, तो हमें पता ही नहीं होता था कि कितना टैक्स कहाँ से आएगा। इट वॉज ऑल एस्टिमेटेड कि हमें इतना मिलना चाहिए, नहीं मिला तो खर्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 5 ईयर प्लान तो बनाते थे, लेकिन 5 ईयर प्लान फॉलो नहीं कर पाते। अब जो है आपको हर महीने सरकार बताती है कि हमारा इतना कलेक्शन है। अच्छा, इट इज़ पब्लिश्ड। वी हैव 1,29,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ पर मंथ, 1,50,000 करोड़ GST कलेक्ट होता है। अच्छा, उसमें स्टेट के कुछ उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी भी चीज़ पे जो GST है 50% इज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और 50 जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट उस 50% में से भी उनका एक GST काउंसिल है, कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो उसकी बॉस हैं, और बाकी सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर हैं। अच्छा, तो GST के डिसीजन जो है वो ऑल इंडिया डिसीजन है, और जहाँ पे नहीं होता है समन्वय उसको नहीं लाते हैं। तो भारत सरकार जो भी कलेक्ट करती है उसमें भी कुछ कॉम्पनसेट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। अच्छा, उसी के बारे में आप कभी कभी सुनते हैं कि GST नहीं दिया हुआ, नहीं दिया, तो उनका वो दैट इज राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, तो आई कांट से वेरी मच, बट दैट हैज़ बीन द सिंगल बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री। क्योंकि हमें पता है कि हमें इतने पैसे मिले, हम कहाँ खर्च करें। अच्छा, इसीलिए आप देखेंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं लास्ट 10-15 साल में ना, स्वच्छ भारत ले लीजिए, जनधन अकाउंट ले लीजिए, और सबको लिंक कर दिया आधार कार्ड से। मजाक में लोग कहते हैं कि भाई टॉयलेट जाओगे उसके लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। तो वो तो खैर चलिए इन द लाइटर वे, बट ये GST, UDI, UPI, ये सब जो डेवलपमेंट है, दिस इज व्हाट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, एंड इट विल कंटिन्यू। अच्छा, या इट विल कंटिन्यू। नाउ यू कांट स्टॉप दिस कंट्री, इट इज़ नाउ ऑन अ फास्ट ट्रैक। अब देखिएगा कि ये ज़्यादा हम लोग तो खैर शायद ना रहें तब तक, लेकिन आपके लाइफ टाइम में इट विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इट विल लीव US बिहाइंड, जो प्रोजेक्शन है अभी, चाइना, इंडिया, US। अच्छा, ये होने वाला है। तो सर आपके हिसाब से अगर हम अपने भारत देश की इकोनॉमी की बात करें, तो क्या आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आप मुझे ऐसा एक टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि कब भारत देश जो है वो चाइना से इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज चाइना से आगे निकल जाएगा, जो मेरे ख्याल से निकलने वाला है। बट
ऑलरेडी क्या हमने उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया है? और आपको क्या लगता है कि क्या भारत देश जो चाइना के ऊपर एक इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं वो है, तो वो कब उसके ऊपर फुलफिल करेंगे? देखिए, टाइम फ्रेम तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो एसिमेट्री जिसको कहते हैं, जो हमारे बीच जो डिफरेंट लेवल्स हैं, वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसको पूरा करना संभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें समय काफ़ी लगे, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं वो चाइना कर चुका है। अच्छा। 5 साल 10 साल पहले, है ना। चाइना में मैं जाता रहता हूँ, अभी फिर जाने वाला हूँ अक्टूबर में। तो ये वहाँ मतलब देयर इज़ नो कैश ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग QR कोड ठक पेमेंट। एवरीबडी मीन्स एवरीबडी। आप लोगों से कहिएगा कि कुछ करेंसी नोट दे दो तो कहेंगे बैंक से लेके आता हूँ, ये हालत है। तो ये जो चीज़ है, कोशिश तो शुरू हो गई है, डिपेंडेंस कम हो जाएगी, काफ़ी कम होगी। इनका हमारा सबसे बड़ा था वो मेडिकल के लिए जो रॉ मटेरियल था, API जिसको कहते हैं, वो चाइना से हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट था, और हम फिनिश प्रोडक्ट बना के उनको बेचते थे। अच्छा। अब क्या है, हम पहले बनाते थे, लेकिन चूंकि चीन कम पैसे में बनाता था, हमारी फैक्ट्रीज ने बंद कर दिया 10-15 साल पहले। ये सरकार जब से आई है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुलाया उन इंडस्ट्री वालों को, कहा बनाओ। कितना साल टाइम लगाओगे? बोला 5 साल। ठीक है, चलो हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हम वो भी देंगे। तो अब देखिएगा, मुझे लगता है कि उनकी 5 साल जब पूरा होगा, आई थिंक 80-90% ऑफ द API विल बी मैन्युफैक्चर्ड हियर ओनली। और फिनिश्ड ड्रग प्रोडक्ट में वी आर द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, डेफिनेटली। वी आर लीडिंग, आई थिंक वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फिनिश्ड ड्रग्स। इनफैक्ट आप चीन, यहाँ भी आपको ही, मैं उस दिन दवाई खरीदा कुछ, इट वॉज मेड इन इंडिया, ल्यूपिन का 90% ड्रग वो देते हैं डब्बे में आपको CVS, तो नीचे आप देख लीजिएगा, कंपनी का नाम पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ। अच्छा। मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो, मेड इन इंडिया नहीं लिखा रहेगा, बट मैन्युफैक्चर्ड बाय ल्यूपिन, मैन्युफैक्चर्ड बाय डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सन फार्मा इज क्वाइट, आई मीन दे आर फेयरली, आई वुड से दी वर्ल्ड स्टैंडर्ड। मेडिकल क्षेत्र में हमारा काफ़ी फार्मा में काफ़ी अच्छा है। तो ये होगा, हमारा है कि हम जो भी बनाएंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर चीन के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कोई लोग थोड़ा सा कुछ कमेंट करते हैं कि ये जो है वो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हालांकि अब चेंज हो गया है, वो उन्होंने कहा है, वहाँ के राष्ट्रपति ने लोगों को थोड़ा कहा कि भाई आप क्वालिटी अच्छी बनाया करो, क्वांटिटी कम बनाओ तो कोई हर्ज नहीं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है वहाँ भी। अच्छा। तो हम उनके आगे कब होगा ये थोड़ा, लेकिन ये मुश्किल काम है, असंभव नहीं है, मुश्किल हो सकता है। तो हमारा है कि हम जो, ये प्रतीक जी से भी मैं बताता हूँ, हमारा है कि द डिफ़िकल्ट जॉब्स वी डू इट फास्ट, it is impossible which takes little bit of time. So that is what there is no word like impossible in present government's dictionary, जो कि हम लोग सिर्फ आर्म फोर्सेस में बोलते थे। Yes. अब मैं देखता हूँ कि वो इथॉस सरकार में है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों नहीं कर सकते, बनाओ, देख पैसे लगेंगे, दूंगा पैसे, अच्छा। बना के दिखाओ, क्या होगा। 100% नहीं है। अभी देखिए हम जो तेजस हवाई जहाज़ बना रहे हैं, फाइटर जहाज़, इतने साल लग गए बनाने में। अब देखिए आपका ये 414 इंजन वहाँ बनेगा, है ना, वो आएगा। एयरफोर्स ने 100 जहाज़ के लिए ऑर्डर कर दिया है 2-4 दिन पहले, 100 तेजस टू रिप्लेस द एंटायर MiG-21 फ्लीट। बहुत बड़ा है। अब भारत खरीदेगा तो सभी नेबरिंग स्टेट खरीदेंगे। वो तो देखते रहते हैं इंडिया क्या खरीदा, फट से कोई ना कोई खरीद। इसलिए रूस, अमेरिका, सबकी कोशिश रहती है कि भारत हमारा सामान ले ले। अच्छा। क्योंकि इस एरिया के जितने लोग हैं, फिर वो उतना नंबर्स नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो लेंगे। अच्छा। आप देखिए ना, मलेशिया, सबके पास रशियन वेपन सिस्टम्स है। क्यों? इंडिया लेता था। अभी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इजरायली और अमेरिकन,
तो उन कंपनियों के वहाँ भी बन गए हैं मार्केट्स, वियतनाम है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, सब खरीदने लगे हैं, जो कि हार्ड कोर रशियन इक्विपमेंट वाले थे। तो मुझे लगता है काम तो हर क्षेत्र में चल रहा है, हम उनके आगे भले नहीं पहुंच सकें बहुत जल्दी, लेकिन उस दिशा में काम अवश्य हो रहा है, इनको पकड़ तो हम जरूर लेंगे। सर, अगले साल चुनाव आने वाले हैं, भारतीय नागरिक को चुनाव में वोट करने से पहले क्या ध्यान में रखना है और क्यों वोट देना है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। अब नहीं, बिल्कुल, मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, मैं भी वोट करता हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं जिस चीज़ को देखता हूँ मैं वही कहूँगा। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या उनके आने से प्रगति हुई है कि नहीं, डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, और किस किस क्षेत्र में हुआ है ना। आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो फलाने क्षेत्र में हो गया लेकिन हमारी नाली साफ़ नहीं हुई है। तो हमें ये अपना मान के चलना पड़ेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर में लाते हैं तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर हम कहेंगे कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी नाली साफ़ करवाए, तो वो सही नहीं है, क्योंकि एक आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सेंट्रल लिस्ट में जो चीज़ें हैं क्या उसको सेंटर कर रही है, अच्छे नागरिक होने के नाते। तो अच्छे नागरिक तभी बनेंगे जबकि चुने हुए लोग उनको उससे अवगत कराएंगे, या हम अपने पाठ्यक्रम में स्कूल और कॉलेज से ही बच्चों को बताना शुरू करें कि ये हमारा संविधान है, ये भारत का संविधान है। थोड़ा थोड़ा हम उनको बताते रहें, ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज जो है अगर आप देखें तो अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। जो नागरिक है वो सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं समझता था। एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब कैसे यहाँ पे देखिए, आप सड़क पे देखिए कोई नियम नहीं तोड़ता है ना। आप कहीं चले जाइए, लोग अपने आप लाइन में खड़े हो जाते हैं, ट्रेन हो चाहे बस हो चाहे कुछ भी हो। यूएस में, हवाई जहाज, हाँ यूएस से कोई भी एडवांस कंट्री, चीन में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, वेस्टर्न कंट्री। ये हम जो है ना वो हमारी भेड़ चाल वाली आदत है। अगर 3 लाइन बनी है तो हम 3 लाइन में बन जाएंगे। तो हमें वो जो है हमारी जो डे टू डे लिविंग है ना वो इम्प्रूव होनी बहुत आवश्यक है। वो तभी होगी जबकि हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होंगे, एक जानकार नागरिक होंगे। तो जानकार नागरिक होने की वजह से हमको अपना जो कर्तव्य है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम अपने कर्तव्य को पालन करते हुए हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें राज्य सरकार, जब हमें स्टेट इलेक्शन होगी तो एमएलएज का क्या फंक्शन है, क्या वो सफल हुए। 100% काम तो नहीं हो सकता क्योंकि अनलिमिटेड फंड तो है नहीं हमारे पास। तो क्या उन्होंने उस क्षेत्र में कोशिश की, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, हाउ डज इट कंपेयर विथ प्रीवियस टाइम्स, है ना। तो अगर हमें लगे कि हाँ इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। अभी आप लोकसभा के बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने पिछले 5 साल के टर्म में हमारे देश में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या हम उस प्रगति से सहमत हैं, क्या हम कन्विंस्ड हैं कि ये सरकार को और मौका मिले तो हम और कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा क्योंकि उसकी ताकत ये एक उंगली में है। कल हम लोगों ने एक पिक्चर देखा ना, एक उंगली बहुत उंगली कर सकती है। एक उंगली बहुत उंगली कर सकता है, क्योंकि वहाँ वोट करने के बाद वो बिंदी लगाते हैं। तो उस चीज़ को ख्याल रखना। मैं तो कहूँगा डेवलपमेंट जो है हमें वो देखकर चलना है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, भारत में लोगों के रहने की डे टू डे जीवन में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। हमारे यहाँ एक चीज़ और है, पर्सनल लाइफ हमारी अच्छी हो जाए, सोशल लाइफ के बारे में हम चिंता नहीं करते हैं, है ना। स्वच्छता हो गई, चाहे अब आपको ये भीड़ भड़ाके वाली जगह हो गई, या कैसे बिहेव करना है कहाँ पे। वो अभी भी देखिए रोज़ कितने सारे इनडिसिप्लिन के मामले आते रहते हैं।
तो इसका कारण यही है कि पहले तो लोगों की आर्थिक स्थिति वहाँ पे नहीं है, दूसरा है कि उतनी समझ नहीं है, तो ये होता रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट जो है वो प्लैंक होना चाहिए। सर, आज का आखिरी सवाल, भारतीय युवाओं के लिए कुछ संदेश अगर आपके पास हो तो। युवा पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए तो एक ही संदेश है, कर्म करो, और जो भी कर्म करो वो भारतवर्ष के लिए अच्छा होना चाहिए। बाकी हर चीज़, आपकी एजुकेशन हो, आपका बिहेवियर हो, आपका काम हो, अगर आप सोचते हैं कि हाँ, ये मत सोचो कि हमें क्या मिलेगा, ये सोचो कि हम भारतवर्ष को क्या मिलेगा मेरे काम करने से। तो हमारे ख्याल से मैं जैसी मैंने जिंदगी सोचता हूँ, इस टाइप से सोचता हूँ। हमारे देश में ये अभी थोड़ी कमी है कि लोग ये हैं से हमारे कर्म से, क्योंकि वो सिटीज़न की जो ड्यूटी है ना, वो हर सिटीज़न दुर्भाग्यवश नहीं पूरी, क्योंकि समझता नहीं है उसकी ड्यूटी। तो उसके लिए डेवलपमेंट इंडेक्स एजुकेशन पे इसलिए देखिएगा हो रहा है, खर्च हो रहा है, ये बेसिक है ना, इनको करने से वो जब HDI हमारा अच्छा हो तो ये सब। लेकिन कठिन कार्य, परिश्रम करो, भारतवर्ष के लिए करो। ये मत सोचो हमें मिला है, सोचो भारत को मिल रहा है तो सब। अगर सिर्फ अपने सोचोगे तो हो सकता है देश को नहीं मिलेगा, तो अपने आप में आप सोचना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितनी बात करूँगा उतनी कम है। तो सर, चाय देश की चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी सवाल है, बट उसका ज़रूर इसी क्या, ताकि मैं उसका पार्ट 2 कर सकूँ। तो सर, कामना है कि आप जल्दी से पार्ट 2 के और हमारे दर्शकों को और हमारे भारतीय युवा को जानकारी मिले, ताकि और उनका हर एक काम डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आप जो यहाँ पे मित्र लोग जो इस आने में मदद, प्रतीक जी हैं, आप हैं, ये कैमराज हैं, ऑडियो सिस्टम है, सबको मेरा धन्यवाद। और सभी वालों को मेरा बहुत बहुत, आप लोग सुखी रहें, इसके लिए कुछ करके यही है। रहूँगा, आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य, और अगर यहाँ नहीं हूँ तो हम प्लेटफॉर्म्स हैं, जूम, हम यहाँ गूगल, इसी प्लेटफॉर्म पे हम अवश्य करेंगे आपके लिए। आप में क्षमता है, आप एक भारतीय युवा को एक संपर्क स्थापित, यहाँ अमेरिका में रहते हैं फिर भी आपका ध्यान युवा पे लगा हुआ है, इसके लिए आपको मैं बहुत क्या बताएं, आप सफल हों। आपको मैं आशीर्वाद दें, छोटे हैं हमसे उम्र में, कि आप इसमें बहुत बहुत सफल हों। और एक दिन देखना चाहता हूँ कि आपका जो ये जो खबर है, आपका जो ये नारा है, वो हर घर, हर युवा के पास भारत में पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद सर।